नमस्कार मेरे भाइयों एवं बहनों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डार्क हाउस पर आप स्वागत है। तो हम आज पढ़ेंगे एनसीईआरटी के जियोग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। जैसा कि इस चैप्टर में हमें पृथ्वी के स्थल के कई रूपों के बारे में अध्ययन करना है। जैसे पृथ्वी पर्वत क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं, मैदान क्या होता है और इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इन सब के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि पृथ्वी की सतह सब जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी की जो सतह है वो कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं उठा हुआ है तो कहीं धंसा हुआ है, यानी वो एक समतल नहीं है। जिस वजह से क्या होता है, कई प्रकार की स्थल रूप बनते हैं, कई आकृतियां बनती हैं। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। ये स्थल रूप दो प्रकार की गतियों के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ये जो स्थल रूप हैं वो पृथ्वी के गतियों के कारण बनते हैं। जैसा कि हमें पता है पृथ्वी जो है हमारी गतिमान है, वो 24 घंटा क्या होती है, अपने अक्ष पर रोटेट करती है, घूमती रहती है। और ऐसे घूमते हुए ही सूरज क्या क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो जिस वजह से पृथ्वी क्या है, गतिमान है। तो पृथ्वी की जो गति है उस कारण से पृथ्वी की सतह पर कुछ आकृतियां बन जाती हैं, कुछ बदलाव आते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, पृथ्वी पर के नए नए प्रकार के स्थल रूप बनते जाते हैं। जैसे कि दो प्रकार की गतियों के परिणाम स्वरूप वे बनते हैं, आंतरिक प्रक्रिया एवं बाह्य प्रक्रिया। पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया क्या है, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप पृथ्वी की सतह क्या होती है, कहीं धंस जाती है। जैसे पृथ्वी की सतह है, कहीं धंस जाती है तो कहीं उभर जाती है। तो इस प्रकार क्या होता है, ये पृथ्वी की आंतरिक गतियों के कारण होता है। पृथ्वी की बाह्य प्रक्रिया, बाह्य प्रक्रिया जो हमारी पृथ्वी है उसके सतह पर जो भी बाह्य प्रक्रियाएं हो रही हैं, उसके द्वारा जो भी परिवर्तन हमारे स्थल रूप में हो रहा है, उससे बनी आकृतियां जो है वो उससे भी नए नए प्रकार की आकृतियां बनती है, नए नए स्थल रूपों का निर्माण होता है। ये दो प्रकार की होती हैं, अपरदन और निक्षेपण। अपरदन, जब पृथ्वी की सतह टूटकर घिस जाए, खत्म हो जाए, टूटकर कम हो जाए तो वो अपरदन कहलाता है। ये टूटती क्यों है, जैसे वर्षा के कारण, आंधी तूफान में क्या होता है, मिट्टी की सतह धीरे धीरे कट जाती है, तो इससे क्या होता है, अपरदन कहलाता है। यह क्रिया अपरदन कहलाती है। इसमें मिट्टी के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो उड़ करके जाते हैं, कहीं इकट्ठा जब हो जाते हैं, इकट्ठा होकर के जब एक नई सतह का निर्माण करते हैं तो वह प्रक्रिया हमारी कहलाती है निक्षेपण। फिर आगे चलते हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, यानी उन्हें उनकी ऊंचाई और आधार जो है, ढाल के आधार पर क्या करते हैं, उन्हें हम बांटते हैं। अगर जो अधिक ऊंचा है तो हम मानते हैं कि पर्वत है। अगर जो कम ऊंचाई है, समतल मैदान है, तो हम उसे पठार बोलते हैं। या ऊंचा नहीं, सिर्फ समतल है, मैदान के रूप में है, तो उसे हम मैदान बोलते हैं। तो उसमें से सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि हमारा पर्वत क्या होता है। पर्वत जो होता है वो पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, यानी ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की जो सतह की प्राकृतिक ऊंचाई जो है वो पर्वत मानते हैं हम। जिसका जो शीर्ष होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन जो आधार होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जो है वो जमी रहती है, जिससे नदियां बहती हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हिमानी बोलते हैं, हिमनद बोलते हैं। कुछ पर्वत ऐसे भी होते हैं जो समुद्र में हैं, जिनको हम आंखों से नहीं, जिसे हम नहीं देख सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी पर्वत पाए जाते हैं जो हमारे पानी के भीतर हैं, समुद्र के भीतर हैं।
वो ऊंचा होता है। तो ऊंचाई के साथ साथ वहाँ पर जो है ढाल होती है, ढाल होने के कारण वहाँ पर खेती करना मुश्किल होता है, जिस वजह से कृषि योग्य जो भूमि होती है वहाँ इसकी कमी पाई जाती है, यानी वहाँ खेती करना आसान नहीं होता है। इस ढाल पर में खेती करना वो तो बहुत ही मुश्किल काम है। हालांकि खेती तो होती है पहाड़ों पर, लेकिन जिस पहाड़ पर ढाल अधिक है वहाँ खेती करना बहुत ही मुश्किल काम है। और जैसा कि पहाड़ की जो पर्वत होते हैं उनकी ऊंचाई काफी होती है, इस वजह से वहाँ की जो जलवायु होती है बहुत ही रहने के लायक नहीं होती, बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है, प्रेशर जो होता है वहाँ पे बहुत लो हो जाता है, इस वजह से वहाँ रहना आसान नहीं होता है। पर्वत एक रेखा क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे हम श्रृंखला कहा जाता है, पर्वत श्रृंखला कहते हैं। यानी कई सारे पर्वत के पार्ट है तो क्या कहलाएगा, पर्वत श्रृंखला कहलाती है। पर्वत श्रृंखला के जो उदाहरण है कौन कौन से, हिमालय, एशिया का जो हिमालय है, यूरोप में आल्प्स पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद आगे चलते हैं हम, पर्वत कितने तरीके के होते हैं, तो बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रमशोथ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय, आल्प्स, अरावली, अल्पेशियन, यूराल, ये सब वलित पर्वत के उदाहरण हैं। भारत के लिए अरावली पर्वत है, ये विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत का उदाहरण है। भ्रमशोथ पर्वत क्या होता है, हम बात करते हैं भ्रमशोथ पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन। क्या है, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, यानी जो स्थल का एक बहुत बड़ा भाग वर्टिकली क्या बोलते हैं जब टूट जाता है, तो हमारे भ्रमशोथ पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है इस तरीके से। तो जो हमारा ऊपर उठे हुए जो खंड होते हैं उन्हें उत्खंड या होस्ट बोला जाता है, और जो नीचे धंसा हुआ हमारा खंड है इसे हम ग्रेविंग बोलते हैं, यानी ये हमारा भ्रंश, द्रोणी का भ्रंश है ये हमारा क्या हो गया, उत्खंड। इसी तरीके से ये हमारा है ब्लॉक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन, ये ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण जो है दक्षिण अफ्रीका में है माउंट किलिमंजारो, जो हमारा पर्वत है वो वोल्केनिक यानी ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। इसी प्रकार जापान में पाया जाने वाला फ्यूजियामा जो हमारा पर्वत है वो भी वोल्केनिक माउंटेन का उदाहरण है। यानी ये इस तरीके से हमारा वोल्केनो है, इससे लावा मैग्मा जो है बाहर की तरफ निकलता है। ये जब लावा या मैग्मा जिसको बोलते हैं जब बाहर आता है तो ये ठोस के रूप में जमा होता है, हो जाता है, जिस वजह से हमारा वोल्केनिक माउंटेन का निर्माण होता है। फिर हम देखते हैं पठार। पठार क्या होते हैं, उठी हुई जो सपाट भूमि होती है जो आसपास के क्षेत्रों से बहुत अधिक उठा हुआ प्रतीत होती है, वो हम पठार कहलाता है। भारत का दक्कन का पठार, केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार जो है इसके उदाहरण हैं।
विश्व में जो तिब्बत का पठार है वो सबसे ऊंचा पठार है। इन पठार में खनिजों की प्रचुर मात्रा है। क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात यानी झरने पाए जाते हैं, जैसे हुंडरू जलप्रपात छोटरेखा नदी पर बनी हुई है, जो छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है। मैदान क्या होते हैं? मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। जो हमारी समतल बराबर भूमि है उसका बहुत बड़ा हिस्सा मैदान कहलाता है। इसकी ऊंचाई समुद्र सतह से 200 मीटर से अधिक नहीं होती है। अधिकांश जो मैदान है उसका जो निर्माण है वो नदियों एवं उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा बहाकर लाए गई जो मिट्टी होती है उसके द्वारा जो है इनका निर्माण होता है। जिस वजह से जो समतल मैदान रहता है वहाँ की जो मिट्टी रहती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है। खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। परिवहन और समतल मैदान होने की वजह से यहाँ परिवहन के जो साधन रहते हैं उनका निर्माण करने में आसान होता है, जिस वजह से वहाँ पर रहना कठिन होता है। लेकिन समतल मैदान पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है, समतल पे आदमी आसानी से रहता है। बाकी चैप्टर में इतना ही है, कुछ खास। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया या नहीं। धन्यवाद।